डेटा सफिशिएंसी का सेकंड क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्लास ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे, तो सेकंड क्लास में आते हैं। 11 तक क्वेश्चन कर चुके थे, सेकंड क्लास में आते हैं। तो सेकंड क्लास में आपका ये क्वेश्चन है, बोल रहा है व्हाट इज द एज ऑफ श्री राम। श्री राम का एज क्या है? देखो स्टेटमेंट आपका 2 हो सकता है, स्टेटमेंट 3 हो सकता है। बैंकिंग में आपका 3 स्टेटमेंट तक दे देता है, बट जनरली आपका 2 स्टेटमेंट पूछता है। 3 स्टेटमेंट का अभी थ्योरी भी आपका बता देंगे जब 3 स्टेटमेंट आएगा उसके पहले। तो आई थिंक आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे कि क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, बताओ। क्या करेंगे हम लोग? पहले चेक करेंगे, डी आंसर है। अच्छा, तो चेक करते हैं पहले। देखो स्टेटमेंट 1 बोल रहा है श्री राम 30 ईयर्स एल्डर टू श्याम। श्याम से 32 साल बड़ा है, लेकिन फर्स्ट से हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हैं कि श्री राम का एज कितना है। 32 साल बड़ा है ये पता है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि श्याम अभी 2 साल का है। जब श्याम 2 साल का है, श्याम अभी 2 साल का है, और बोल रहा है श्री राम इससे 32 साल बड़ा है, तो जब भी एज वाला क्वेश्चन होगा, जैसे अगर आपसे बोला जाए आपका आपके भाई बहन का, मान लेते हैं आपकी कोई बड़ी बहन है, उसका और आपका एज डिफरेंस 5 साल का है, तो आज भी 5 साल होगा। जब आप 50 साल के होगे तब भी 5 साल ही रहेगा। जब वो 25 साल की होगी तब भी डिफरेंस 5 ही साल का रहेगा। तो एज डिफरेंस ऐसा नहीं है कि आज हम 15 के हो गए तो एज डिफरेंस उसका 4 साल हो जाएगा, तो एज सेम ही रहेगा। तो ये क्या हो गया, इसका 32 साल, 32 और 2 34। तो श्याम का एज कितना हो गया, श्री राम का एज कितना हो गया, 34। तो हम देखो पहले से आंसर नहीं आए, सिर्फ दूसरे से हम आंसर नहीं दे सकते, बट जब दोनों को कंबाइंड किए हैं तब हम आंसर दे सकते हैं। 32 और प्लस 2 तो 34 साल हो गया श्री राम का एज। ठीक है, एज क्या आ रहा है वो हमारा मैटर नहीं करता है, हमें आंसर नहीं निकालना है, लेकिन हमारा क्या है, क्या हम पहले से आंसर दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर। क्या हम दूसरे से इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं, तो दूसरे से भी हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हैं। जब दोनों से आंसर नहीं दे पाए तभी क्या करेंगे, तभी मर्ज करते हैं, उसके पहले मर्ज नहीं करते। अब दोनों को मर्ज करना है, मर्ज करने पे या तो हम आंसर दे पाएंगे या आंसर नहीं दे पाएंगे, 2 ही कंडीशन होगा। तो जब दोनों को मर्ज कर रहे हैं तो हम दोनों से क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं, इसलिए है बोथ 1 and 2 आर सफिशिएंट, दोनों आंसर का जरूरत है। तो शायद आंसर आपका सही हो गया होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 में आ रहे हैं। बताओ, पहले आप लोग ट्राई करो फिर हम बताते हैं। आंसर आपके ये हैं। कौन सा आंसर है? ई। अच्छा भाई, ये बोल रहे हैं आंसर ई है, चेक कर लेते हैं। देखो बोल रहा है हाउ मेनी सिस्टर डज मधु है, मधु के कितनी सिस्टर हैं। अब स्टेटमेंट 1 आपका 1 में क्या है, मधुज पेरेंट है 4 चिल्ड्रन। देखो 1 में आ रहे हैं मधु के पेरेंट, ये मधु के पेरेंट हैं, मधु पेरेंट है 4 चिल्ड्रन, इनके 4 बच्चे, 1 2 3 और 4। ये हो सकता है मेल हो कोई फीमेल हो, हमें नहीं पता, बट इनके 4 बच्चे हैं। ठीक है, तो पहले से हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हैं कि मधु की कितनी सिस्टर है। क्लियर है? हो सकता है 2 भाई 2 बहन हो सकता है 3 भाई 1 बहन हो सकता है 1 भाई 3 बहन हो। तो हम पहले से इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे, पहले से आंसर नहीं दे पाए। अच्छा, दूसरे में आते हैं। दूसरा बोल रहा है मधु है 3 ब्रदर्स, मधु के 3 भाई हैं। 3 भाई हैं, आप लोग ब्लड रिलेशन पढ़े होंगे, मेल के लिए हम लोग ब्लड रिलेशन में प्लस साइन अप्लाई करते हैं, फीमेल के लिए माइनस साइन करें।
तो मधु के 3 भाई हैं, 3 भाई हैं, इट मीन्स एक मधु है। लेकिन ये अभी भी हम सेकंड से आंसर नहीं बता पा रहे कि मधु की सिस्टर कितनी है। हो सकता है 2 सिस्टर हो सकता है 3 सिस्टर हो, है ना। तो कंफर्म आंसर हम इसमें भी नहीं दे पा रहे। जब दोनों से कंफर्म आंसर नहीं दे पाएंगे तब क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। मर्ज कर देते, इन दोनों को मर्ज करते हैं। अब मर्ज करने पे हम या तो आंसर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। जब दोनों को मर्ज करना है, ये मधु के पेरेंट्स हो गए, पेरेंट्स के बाद ये मधु हो गई, ठीक है। और बोल रहे मधु के 3 भाई हैं, 1, 2 और 3 भाई। और पहला स्टेटमेंट बोल रहा था कि मधु के जो पेरेंट्स हैं उनके 4 बच्चे, तो ये टोटल 4 हो गए। इट मीन्स मधु के, ये मधु है, तो मधु की एक भी सिस्टर नहीं है। तो जब दोनों स्टेटमेंट को हमने कंबाइन किया, देन हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं कि मधु की एक भी सिस्टर नहीं है। तो आंसर है इफ द डेटा इन बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड 2 टुगेदर आर नेसेसरी टू गिव द आंसर। तो इसका आंसर आपका ई सही है। सही आंसर दे दे। ये अब क्या दिक्कत हो गया, हैं? कि गुस्सा उस्सा गया क्या? कुछ ज़्यादा ही जोर से स्लाइड हो गया। 13 के बाद डायरेक्ट 15 में आ गया। खैर कोई बात नहीं। अच्छा, 2 स्टेटमेंट है, बताओ। डेटा सफिशिएंसी में आपका किसी भी टॉपिक से पूछ सकता है। वन का ए आंसर। अच्छा, और ई होगा। एक जन बोल रहे हैं ए होगा। अरे एक जन बोल रहे हैं कि आंसर आपका ए होगा और दूसरे बोल रहे हैं आंसर आपका ई होगा। देखते हैं भाई। अच्छा, बोल रहा है श्रवण बर्थडे इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ इन द ईयर। श्रवण का बर्थडे किस मंथ में है? अच्छा, पहला स्टेटमेंट आपका बोल रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट में आते हैं। फर्स्ट बोल रहा है श्रवण मदर्स करेक्टली रिमेंबर दैट श्रवण's बर्थडे विल कम आफ्टर सेप्टेम्बर। सितंबर के बाद आएगा। सितंबर के बाद कौन से मंथ होते हैं? अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 3 मंथ होते हैं। बट नॉट इन द मंथ विच हैज़ 30 डेज। तो बट वो महीना 30 डेज का नहीं होना चाहिए। तो आप लोग क्लॉक में, कैलेंडर में पढ़े होंगे कौन से 4 महीने होते हैं जो 30 डेज के होते हैं। अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये 30 डेज के होते हैं। रिमेनिंग 31 डेज होता है एक्सेप्ट फरवरी। फरवरी अकॉर्डिंग टू लीप ईयर या ऑर्डिनरी ईयर 28 या 29 डेज की होती है। लीप ईयर है तो 29, ऑर्डिनरी है तो 28 डेज है। तो बोल रहा है 30 डेज का नहीं होना चाहिए। तो इसमें कौन कौन से मंथ आ रहे हैं? एक तो है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 3 महीने आ रहे हैं। क्योंकि बोल रहा था सितंबर के बाद, बट वो मंथ 30 डेज का नहीं होना चाहिए। तो कौन सा है? अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये 30 डेज के। तो नवंबर तो होगा नहीं। इट मीन्स इसकी मदर को याद है कि इसका बर्थडे या तो अक्टूबर को होगा या दिसंबर को होगा। स्टेटमेंट 2 में आ रहे हैं, 2 वाला, इससे आंसर हम नहीं दे पा रहे हैं एग्जैक्टली किस मंथ पे है। दूसरा है श्रवण फादर करेक्टली रिमेंबर दैट श्रवण's बर्थडे विल नॉट कम इन फर्स्ट और लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। बोल रहा है इसके फादर को याद है कि इसका जो बर्थडे है वो पहले महीने, इट मीन्स जनवरी
और लास्ट महीने इट मीन्स दिसंबर को नहीं है। तो भैया दोनों की भावनाओं को हमें याद कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसके फादर को याद है कि जनवरी में भी नहीं है और दिसंबर में भी नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों में जो कॉमन होगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट को हमें करेक्ट ही लेना है, तो दूसरे से भी हम आंसर नहीं दे पा रहे हैं, दूसरे से दे पा रहे हैं, पहले से भी नहीं दे पाए। जब दोनों से नहीं दे पाएंगे तब हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट को कंबाइन करेंगे। जब दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, इन दोनों में कॉमन कौन सा है आपका, दिसंबर, दिसंबर हट गया तो अक्टूबर। तो इसका बर्थडे किस मंथ में आएगा, अक्टूबर मंथ में। तो जब दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन किए तो हम आंसर दे पा रहे हैं। तो इट मीन्स आंसर इसका आपका है डी वाला, ये सॉरी ई करेक्ट है, ये आंसर आपका करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 में आ रहा है। बहुत आराम से आंसर देना, ठीक है, टेंशन नहीं लो, पहले सोच लेना अच्छे से कौन सा आंसर होगा, क्योंकि आसान टॉपिक है आपका। कौन सा आंसर, डी। एक आंसर आया है ई इंग्लैंड, दूसरा आंसर आया है सी कैलकाटा। एक काम करो, एक आंसर दो, ए, दूसरा बी, तीसरा सी, सब आंसर आ जाएगा, कोई किसी न किसी का तो सही हो ही जाएगा। बाकी लोगों का देखो, बोल रहा है H इज इन विच डायरेक्शन इन रेस्पेक्ट टू L। L से H का डायरेक्शन बताना है, किस डायरेक्शन में। तो पहला स्टेटमेंट हम ले रहे हैं। देखो, जब भी डायरेक्शन टेस्ट होता है, डायरेक्शन टेस्ट में ये होता है नॉर्थ, ये ईस्ट होता है, ये साउथ होता है, वेस्ट होता है। यहाँ मूवमेंट 0 होता है, ठीक है। तो बोल रहा है L इज टू द ईस्ट ऑफ M, M के ईस्ट में L। तो M अगर हम यहाँ ले रहे हैं तो M का ईस्ट ये होगा, M के ईस्ट में क्या हो गया, L हो गया। M, अच्छा, L इज टू द ईस्ट ऑफ M, which is, ये which रिप्रेजेंट कर रहा है M को। तो M इज टू द नॉर्थ ऑफ H। H का नॉर्थ ये होगा, अगर H यहाँ है तो H का नॉर्थ यहाँ होगा, H के नॉर्थ में M है। तो L से H का हमें वो डायरेक्शन बताना है। बोल रहा है H इज इन विच डायरेक्शन इन रेस्पेक्ट टू L, L से H का डायरेक्शन बताना है। तो L से जब हम एक कोई भी लाइन ट्रेस करेंगे जो H को पॉइंट करेगी, तो आंसर आपका क्या आएगा। अगर देखो L यहाँ है, L यहाँ है, तो ये जा रहा है, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ है, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो आंसर हम पहले वाले से दे पा रहे हैं, कहीं दिक्कत नहीं, दिक्कत। अच्छा, दूसरा बोल रहा है स्टेटमेंट L इज टू द नॉर्थ ऑफ J, J के नॉर्थ में, अच्छा यहाँ बोल रहा है L इज टू द नॉर्थ ऑफ J, ये J ले रहे हैं, J के नॉर्थ में कौन है, L। अच्छा, विच इज, ये रिप्रेजेंट कर रहा है J के लिए इंफॉर्मेशन है, विच इज टू द ईस्ट ऑफ H, H के ईस्ट में क्या है, J है, H यहाँ ले लेते हैं, H के ईस्ट में J है। तो L से H का डायरेक्शन बताना है। देखो ये क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, साउथ हो गया, वेस्ट, तो ये क्या आ गया, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो सेकंड से भी हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं। अच्छा, जब दोनों से आंसर दे पा रहे हैं तो क्या हम स्टेटमेंट को मर्ज करेंगे, नहीं,
कभी नहीं करना। मर्ज तभी हम करेंगे जब दोनों से आंसर नहीं आएगा। अगर दो स्टेटमेंट है, एक से आंसर आ जा रहा है तो हम मर्ज नहीं करेंगे। जब दोनों से नहीं आ रहा है सिर्फ तभी मर्ज करेंगे। दोनों से मर्ज करने पे दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो आंसर आपका आएगा या आंसर आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें आंसर आपका कौन सा सही है? ई सही है, सॉरी सी सही है। सी सही है। इफ द डेटा आइदर इन स्टेटमेंट 1 अलोन आर इन स्टेटमेंट सेकेंड आर सफिशिएंट टू आंसर। चाहे हम स्टेटमेंट 1 को पिक करें, चाहे स्टेटमेंट हम सेकंड को पिक करें, कोई भी स्टेटमेंट ले, हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं। तो आंसर आपका सी सही है। आंसर जिसका ई बोल रहे थे वो ई आंसर आपका गलत है। नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। देखो बहुत आराम से आंसर देना। एक आंसर ई आ रहा है। तुम क्या बात है, आज तुम जवाब नहीं दे रहे हो, बड़ा मुस्की मार रहे हो उसका, क्या बात है? सोचा था कौन उतना दिमाग लगाए ना, लगा लो लगा लो। अच्छा, आप मोबाइल में देख रहे हो कि क्वेश्चन मोबाइल में आ रहा है? आ रहा है? अच्छा, ओ ज़्यादा दिक्कत हो तो आगे बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, बढ़िया है, लाइट नहीं जलाना पड़ता होगा। साइड हो जाता है। ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। आंसर ए। नहीं, आंसर ए तो नहीं है बेटा, फिर से एक बार ट्राई मारो। देखो जितनी गलतियां करनी है मेरे सामने कर लो, एग्जाम टाइम पे कोई गलती हम नहीं। आपका लॉक कर दिए? अच्छा, ई जब तक हम टिक नहीं कर देते तब तक। देखो ये ई बोले हैं, इनका हम टिक कर दिए। अच्छा, एक जन का आया डी और बी। अच्छा, आपका भी डी, आपका भी डी। अच्छा, मतलब बोले नहीं तो कुछ नहीं बोले, और जब बोले तो गलत ही बोले, तो इससे बढ़िया ना ही बोलते। डी तो आंसर नहीं है। अच्छा, मतलब जहाँ सब जा रहे हैं वहाँ हम भी चले जा रहे हैं। देखो अच्छा, बोल रहा है अमंग ए टू ई seated in a straight line but not necessarily in the same order facing north, who sit exactly in the middle of the line। देखो 5 पर्सन है, 5 पर्सन है, तो 5 पर्सन में 1 2 3 4 5, ये वाला पर्सन आपको बताना है कि मिडिल में कौन पर्सन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हम 1 स्टेटमेंट से दे पा रहे हैं? अगर 1 से दे पा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली। क्या हम 2 से दे पा रहे हैं? उसके अकॉर्डिंगली। दोनों से नहीं दे पा रहे हैं तो मर्ज करेंगे।
मर्ज करने पे आंसर आपका आ सकता है या आंसर आपका नहीं आ सकता है। तो पहला वो स्टेटमेंट ले रहे हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है ए सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। देखो जब भी ये होता है ये लेफ्ट होता है ये राइट होता है। बोल रहा है ए सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में थर्ड प्लेस पर क्या है यहाँ डी, यहाँ है 1 2 तीसरे प्लेस पे कौन है लेटर ए, ठीक है। बी सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, सी के इमीडिएट राइट में बी है। अगर यहाँ सी है तो देखो ये लेफ्ट होता है और ये राइट, तो सी के इमीडिएट राइट में कौन है बी है। अब हमें नहीं पता हम इसको में कहाँ बैठा सकते हैं, कौन पर्सन मिडिल में। फाइनली फर्स्ट स्टेटमेंट से तो हम क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हैं कि बीच में कौन पर्सन दे पा रहे हैं। सेकंड में आ रहे हैं, सेकंड स्टेटमेंट लेते हैं। सेकंड में बोल रहा है बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, ए के राइट में सेकंड प्लेस पर क्या है बी है। ये हो गया लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। ए के राइट में सेकंड प्लेस पर बी है। अगर यहाँ ए ले लेते, ए का राइट ये 1 2 सेकंड प्लेस पर बी आ गया, ठीक है। बोल रहा है ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, डी का इमीडिएट नेबर, डी का इमीडिएट नेबर ई नहीं है, तो ई ना तो लेफ्ट में आएगा ना ही राइट में आएगा। ये सेकंड स्टेटमेंट बोला। तो सेकंड स्टेटमेंट से भी हम एग्जैक्टली मिडिल वाले पर्सन नहीं बता पा रहे। बता पा रहे हैं? नहीं बता। बताओ बताओ कैसे होगा। सी के राइट में बी है भाई, मेरे सी के राइट में बी, हम यहाँ पे भी तो पुट कर सकते हैं। हाँ हाँ चलो ठीक ठीक, इनका कहना है ये पहला वाला स्टेटमेंट ले रहे हैं इनके अकॉर्डिंगली यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ गया डी, ये बोल रहे हैं सी और बी, सी और बी को यहाँ ले रहे हैं। अब बताओ पॉसिबिलिटी आपकी ई की यहाँ आ रही, ई इस प्लेस पे आएगा। अगर ई इस प्लेस पे आएगा तब आपका दूसरा आंसर हो जाएगा, अगर ई इस प्लेस पे आएगा तो आंसर दूसरा। तो पॉसिबिलिटी ई के लिए कहीं नहीं आपके यहाँ, ठीक। सेकंड में आ रहा है, अच्छा सेकंड वाले से भी आंसर नहीं दे पा रहे, अब क्या करेंगे, दोनों से आंसर नहीं दे पाए, अब दोनों को मर्ज करेंगे। जब 1 से भी आंसर नहीं है 2 से भी आंसर नहीं, तब दोनों को मर्ज करेंगे। मर्ज करने पे आंसर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? करो भाई मर्ज, दे रहे, बताओ 1 2 3 4 5, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। तो बोल रहा है किसको कर दें, किसको कर दें? हाँ देखो सी बी किसको ले लेते, अगर यहाँ कर देते हैं, यहाँ ए ले लेते हैं 1 2, देन डी यहाँ पे आया, तब फिर ई के लिए पॉसिबिलिटी नहीं होगी क्योंकि सी और बी नहीं होगा, ठीक है। हाँ बोलो बोलो, बोलते रहो बोलते रहो। चलो डी लास्ट में कर दे रहे हैं, डी लास्ट में कर दे रहे हैं, उसके बाद क्या आ जाएगा सी और बी कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसको कर दे रहे हैं सी के यहाँ पे बी, ठीक है। अब ए बी सी, ए हो गया, सी हो गया, बी हो गया, डी के लेफ्ट राइट में ई आएगा नहीं, तो मस्ट ई इस प्लेस पे आ गया, तो मिडिल में कौन पर्सन आ गया सी। तो जब दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करना है तो हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पाना है। तो आंसर आपका क्या हो गया? आज आप, क्या बात है, आज आपका दिन बढ़िया, आज आप ही का दिन है। अब क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। अब ऐसा ना हो कि पता चला बोल दिए तो अब गड़बड़ कर देंगे, वो काम नहीं करना भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 17 में आओ।
देखो एक आंसर आपका सी आया, लेकिन ऐसा मत बोल देना कि इन्होंने सी बोल दिया तो सब सी में अटक जाना। नहीं नहीं, तुम बोलो बोलो, तो तुम इनके बगल में बैठ जाओ तो शायद कुछ एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। ए, अब देखो इन्होंने ए बोल दिया। अरे भाई ये गलत और सही में टिक करने के लिए कुछ चाहिए ना, इसीलिए हमने इसको ब्लैंक रखा है। या तो गलत होगा या सही होगा। अच्छा आपने आप बोल भी दिए, वाह भाई। क्या आंसर आएगा बताओ बताओ। आज कोई आंसर नहीं कर रहा है, बोलो। ई, अब इसमें सर्कल बना देते हैं, पता तो चले भाई कि आंसर चेंज आ रहा है। देखो बोल रहा है हाउ मेनी पीपल आर स्टैंडिंग इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में कितने पर्सन है वो आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट हम ले रहे हैं, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 लेते हैं। 1 बोल रहा है क्यू स्टैंड थर्ड फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द लाइन। राइट से, ये लेफ्ट हुआ ये राइट है, राइट से 1 2 थर्ड प्लेस पर पर्सन क्यू है। उसके बाद बोल रहा है ओनली 1 पर्सन स्टैंड बिटवीन क्यू एंड एस। क्यू और एस के बीच में एक पर्सन है। और बोल रहा है एस स्टैंड एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन। और एस क्या है, लेफ्ट में, एस लेफ्ट में है। क्यू और एस के बीच में केवल एक पर्सन है, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन हम बता सकते हैं ना 5 है। भाई क्यू का पोजीशन जब राइट से थर्ड हो गया है ना, और क्यू और एस में एक पर्सन है, तो 2 पॉसिबिलिटी बन रही थी। क्यू हो सकता है एस, ये पॉसिबिलिटी, या क्यू और एस ये पॉसिबिलिटी है ना। बट लास्ट स्टेटमेंट हम आपका बोल रहा है कि एस पर्सन जो है एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे है, तो लेफ्ट एंड मतलब हम इसमें पुट कर दे रहे हैं। तो देखो क्यू और एस के बीच में एक पर्सन है, राइट से इसका पोजीशन कितना हो गया, थर्ड, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने आ गए, 5। तो हम स्ट्रेट लाइन में 1 पर्सन मतलब बता पा रहे हैं कि नंबर ऑफ पर्सन कितना। सेकंड में आ रहे हैं क्यू स्टैंड इन एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द लाइन। क्यू एग्जैक्टली सेंटर पे है, ये लेफ्ट हो गया ये राइट हो गया, हमें नहीं पता कि कौन पर्सन कितने हैं कहाँ पे है। क्यू एग्जैक्टली मिडिल में, हो सकता है नंबर ऑफ पर्सन। अच्छा जब मिडिल में नंबर ऑफ पर्सन कोई आता है तो हमेशा रो में या जो भी कॉलम आपका हो उसमें हमेशा ऑड नंबर ऑफ पर्सन आएगा। जैसे नंबर ऑफ पर्सन रो में 3 है तब एग्जैक्टली मिडिल में आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन 3 है तब एग्जैक्टली मिडिल में आ जाएगा। जब नंबर ऑफ पर्सन 5 होगा तब आपका मिडिल में आ जाएगा। इट मीन्स ऑड नंबर ऑफ पर्सन होंगे तब आपका आंसर मिडिल वाला आ जाएगा। बोल रहा है क्यू एग्जैक्टली मिडिल में है, ठीक है। P एंड M आर इमीडिएट नेबर ऑफ Q। Q का इमीडिएट नेबर ये है, तो देखो 2 पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे P हो सकता है, यहाँ M हो सकता है, या दूसरा हो सकता है यहाँ M हो सकता है, यहाँ P हो सकता है। ये लेफ्ट हुआ ये राइट हुआ, ये लेफ्ट हुआ और ये राइट हुआ, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है ओनली 1 पर्सन स्टैंड टू द लेफ्ट ऑफ P। P के लेफ्ट में केवल एक पर्सन है। अगर हम P यहाँ ले रहे हैं तो P के लेफ्ट में यहीं आपको 2 पर्सन दिखे जा रहे हैं, है ना। P के लेफ्ट में केवल एक पर्सन है, P के लेफ्ट में केवल एक पर्सन है, एक पर्सन ये। और इसी में बोल रहा है Q एग्जैक्टली सेंटर में, तो Q के जब यहाँ नंबर ऑफ पर्सन 2 हैं तो मस्ट है यहाँ पे भी नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे, 2 ही होंगे ना। तो इसमें भी हम क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं। जब क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे तो हम स्टेटमेंट को मर्ज नहीं करेंगे तो आंसर कौन सा हो गया,
इफ डेटा, हाँ, चाहे स्टेटमेंट 1 को लें और चाहे स्टेटमेंट 2 को लें, हम क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं। तो आंसर इसका सी करेक्ट है, कहीं किसी को दिक्कत नहीं। तो ये वाला पहले हम गलत कर दें, ठीक है, पता भी तो चले, और ये वाला नहीं, हम गर्ल्स के साइड रहते हैं इसलिए हम नहीं। लेकिन इसका मतलब ये मत सोच लेना कि हम उनका फेवर बहुत कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। एक मिनट हम चेक कर लेते हैं। बोल रहा है $144.16, हाँ एशिक है, यहाँ एशिक करना है, एशिक यहाँ 7 है, यहाँ 7 है और हैश 9 है। अच्छा, सेकंड बोल रहा है $16.4, हाँ ये हम स्टेटमेंट यहाँ लिख देना, यहाँ है $16.4 एशिक 2 हैश 2 इक्वल टू 10। ये स्टेटमेंट सेकंड है, ये आप हटा देंगे। और स्टेटमेंट 1 है डॉलर मीन्स डिवीज़न, एस्ट्रिक मीन्स मल्टीप्लाई और हैश मीन्स प्लस। $144.16 एस्ट्रिक 7। अब तो बता दो भाई। ये अल्फा न्यूमेरिक का आपका क्वेश्चन है। क्या 1 से क्वेश्चन आंसर दे पा रहे हैं, या सेकंड से दे पा रहे हैं, या दोनों से नहीं दे पा रहे हैं, या दोनों से दे पा रहे हैं? इतने आसान आसान क्वेश्चन है, बताओ। ए बोल रहा है, अच्छा ए, अच्छा ओनली 1 इज सफिशिएंट। देखो ए बोल रहा है 144, डॉलर मीन्स डिवीजन है, ठीक है, कर देते हैं इसका कोडिंग। तो क्या हो गया, 144 डिवाइडेड बाई, डॉलर मीन्स क्या है, डॉलर मीन्स डिवीजन, तो डिवीजन 16, एस्ट्रिक मीन्स मल्टीप्लाई 7 और हैश मीन्स प्लस 9 इक्वल टू क्या है, बताओ आंसर बताओ। इससे कितना आंसर आता है? इसमें किया 9 इंटू 7 प्लस 9 कितना हुआ, 63, 63 प्लस 9 है ना, कितना हो गया, 72। तो देखो फर्स्ट वाले से हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं। अब सेकंड वाले को ले रहे हैं, सेकंड वाले से क्या हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं? तो यहाँ पे पता नहीं, यहाँ पे अपना ही कोडिंग कर दिया, तो सेकंड वाले से हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे। तो सेकंड से, हाँ इसीलिए तो हमने काट के 7 दिया, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। तो आंसर क्या है इसका, केवल 1 से हम क्वेश्चन का आंसर दे पाना है। जब 1 से आंसर दें, 1 से नहीं दें, तब भी हम मर्ज नहीं करेंगे। तो आंसर क्या है, ओनली 1 इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 19। अब तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, हमें नहीं।
हैं? ये 3 और 5 अलग अलग है, तो 35 का ही कर ले रहे हैं। 35 कहाँ? देखो डॉलर का मीन्स बताना है क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। 5 को फ्लावर्स आर रियली गुड, इनमें किसी भी एक से कोड किया है, डॉलर को ऐसे ही किया है, इसको भी ऐसे ही किया है, तो हमें डॉलर का कोडिंग बताना है क्या है। क्या डॉलर का एग्जैक्टली कोडिंग हम स्टेटमेंट 1 से बता सकते हैं? नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें जंबल रहता है, किसी का किसी से साथ कोडिंग हो सकता है, ऑर्डर सेम नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि इसका कोडिंग 5 हो, इसका कोडिंग आर हो, इसका कोडिंग ये हो, इसका कोडिंग, तो जंबल रहता है, तो 1 से हम आंसर नहीं दे पा रहे। सेकंड में तो डॉलर ही नहीं है, तो सेकंड से हम आंसर नहीं दे पा रहे। जब दोनों से आंसर नहीं दे पा रहे तब दोनों को कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने पे या तो हम आंसर दे पाएंगे या आंसर नहीं दे पाएंगे। दोनों में देखो 5 है, 3 है, हैश है, $1 आपका सिंबल चेंज है, तो देखो 5 3 डॉलर, 5 को जिस भी उससे वर्ड से कोड किया होगा वो इसमें सेम होगा, सेम 3 को और हैश को, तो सेम कोडिंग कौन सा आपका आ गया, फ्लावर आ गया, आर आ गया और गुड, तो इसका कोड क्या हो गया, रियल। तो आंसर आप जब दोनों को कंबाइन कर रहे हैं तो आंसर आप दे पा रहे हो, तो इसका आंसर हो गया आपका ए। ठीक, आगे बढ़े। देखो एक 3 स्टेटमेंट में आ गया, तो 3 स्टेटमेंट का आज करना है, या क्योंकि इसका थ्योरी हम बताएंगे तब आपका कर पाओगे। चलो ये बता देते क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट इसका थ्योरी जब बता देंगे तब फिर हम करा देंगे। तो पहले करो। देखो इसको नोट कर लो आप लोग, पहले अगर नोट कर लो, कुछ बता देते हैं ताकि आप लोग कम से कम ये क्वेश्चन का आंसर दे पाओ। देखो इसमें केस 1 आप लिख लो, केस 1 में स्टेटमेंट 1 2 और 3, स्टेटमेंट 1 से भी जो क्वेश्चन है आप उस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हो, स्टेटमेंट 2 से भी आप क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हो, स्टेटमेंट 3 से भी जो भी आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैम क्या कल आप क्लास लेंगी, तो आंसर आपका यस होगा या नो होगा, है ना। तो अगर आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जा रहा है तो आंसर, तो स्टेटमेंट 3 से भी आप क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हो, देन इस केस में आंसर आपका होगा एनी वन ऑफ देम। हाँ, इसका आंसर डी है। इसका आंसर डी तो नहीं है, केस 2 में आ रहा है। इसका आंसर तो आपका बी ही है। गुड, इसका आंसर बी ही है, तो बी। तो स्टेटमेंट 2 में आ रहे हैं, स्टेटमेंट 2 आपका बोल रहा है, देखो स्टेटमेंट 1 2 एंड 3, 1 से आंसर दे पा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आपका यहाँ पूछ रहा है 1 से हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं, सेकेंड से भी हम क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं, बट क्वेश्चन थर्ड स्टेटमेंट से हम क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हैं, तो आंसर आपका होगा आइदर 1 और, ठीक है, या तो 1 स्टेटमेंट पिक करें या सेकंड स्टेटमेंट पिक करें, हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं, ठीक है। केस 3 में आ रहे हैं, केस 3 में आ रहे हैं, स्टेटमेंट 1 2 और 3, स्टेटमेंट 1 से हम क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं, बट 2 से क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हैं, 3 से भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हैं। अब इन दोनों को मर्ज करना है, मर्ज करने पे भी हम क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका आंसर होगा ओनली 1 इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर, ठीक। केस 4 में आ रहे हैं, केस 4 में आपका स्टेटमेंट 1 2 और 3, केस 4 में आपका
1 से आंसर दे पा रहे हैं, सेकंड से भी आंसर नहीं दे पा रहे हैं और थर्ड से भी आंसर नहीं दे पा रहे हैं। अब जब 2 से आंसर नहीं दे पा रहे हैं तभी हम दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करेंगे। तो जब मर्ज कर रहे हैं तो मर्ज करने पे हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं, तो आंसर आपका होगा आइदर 1 और 2 एंड थर्ड टुगेदर। ठीक है, केस 4 हो गया। केस 5 में आ रहे हैं 1, 2 एंड 3, 3 स्टेटमेंट है। केस 5 में आप 1 से आंसर नहीं दे पाए, 2 से आंसर नहीं दे पाए, 3 से आंसर नहीं दे पाए, तीनों से। अब इन दो को मर्ज कर रहे हैं। इन दो को मर्ज करने पे मान लेते हैं आप आंसर दे पा रहे हो, इन दो को मर्ज किए फिर आप आंसर दे पा रहे हो, 1 और थर्ड को भी मर्ज किए देन आप आंसर दे पा रहे हो, तो आंसर आपका होगा एनी 2 ऑफ देम इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर। केस 5 हो गया। अब केस 6 में आते हैं। केस 6 में आते हैं। केस 6 में 1, 2 और 3। ठीक है, तो देखो 1 से आंसर नहीं दे पाए, 2 से आंसर नहीं दे पाए, 3 से, तीनों से आंसर नहीं दे पा रहे। आंसर नहीं दे पा रहे तो इन दोनों को मर्ज किए, मान लेते हैं आप आंसर दे पा रहे हो, इन दोनों को मर्ज किए आप आंसर नहीं दे पा रहे हो, 1 और थर्ड को मर्ज किए तो आप आंसर दे पा रहे हो, तो आंसर होगा आपका 1 एंड आइदर सेकेंड और थर्ड। मतलब 1 के साथ चाहे आप 2 लो, 1 के साथ चाहे आप थर्ड लो, आंसर आप दे पा रहे हो। तो केस 6 आपका ये हो गया। केस 7 में आ रहे हैं 1, 2 और 3, 3 स्टेटमेंट हैं। इन तीनों से आप आंसर नहीं दे पा रहे हो। जब आंसर नहीं दे पा रहे हो तभी हम लोग मर्ज करेंगे। आंसर नहीं दे पाए, अब मर्ज कर रहे हैं, तो इन दोनों को मर्ज किए आंसर आपका आ रहा है, इन दोनों को मर्ज किए आंसर नहीं आ रहा है, इन दोनों को मर्ज किए तो आंसर आपका नहीं आ रहा है, तो आपका आंसर होगा 1 एंड सेकेंड टुगेदर। मतलब 1 और दोनों 2 को मर्ज करने पे आपका आंसर आ रहा है। केस आपका 8 में आ रहा है। केस 8 1, 2 और 3, तीनों को 1, 2, 3, तीनों से आपका आंसर नहीं आ रहा। 1 से भी आंसर नहीं दे पा रहे, 2 से भी नहीं दे पा रहे, 3 से भी नहीं दे पा रहे। अब 2 को कंबाइन कर रहे हैं, 1 और 2 को कंबाइन कर रहे हैं, आंसर नहीं दे पा रहे। 1 और इसको कंबाइन कर रहे हैं, आंसर नहीं दे पा रहे। 1 और थर्ड को कंबाइन कर रहे हैं तो आंसर आप नहीं दे पा रहे हो, तो नहीं दे पा रहे हो तो आंसर आपका होगा ऑल आर इनसफिशिएंट, सफिशिएंट टू गिव द आंसर। ठीक, केस 9 में आ रहा है। केस 9 में स्टेटमेंट 1, 2 और 3, पहले से आंसर नहीं दे पाए, दूसरे से भी नहीं दे पाए, तीसरे से भी आंसर नहीं दे पाए। अब इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, तब भी आप आंसर क्या है नहीं दे पा रहे। जब नहीं दे पा रहे हो तो 1 + 2 + 3, तीनों को कंबाइन कर रहे हैं, और तीनों को कंबाइन करके अगर आपका आंसर आ रहा है तो आंसर आ रहा है तो आंसर आपका होगा ऑल आर नेसेसरी या ऑल आर सफिशिएंट या ऑल आर रिक्वायर्ड। अच्छा, इसमें 1, 2, 3, 1 + 2 + 3, तीनों से आंसर आपका नहीं आया, तब आंसर आपका ये। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए पहले, क्योंकि ये इसमें जब 3 स्टेटमेंट होंगे तो टोटल 9 केस आपके बनते हैं। इन 9 केस के अकॉर्डिंगली आप आंसर दोगे। इसमें कहीं किसी की दिक्कत हो तो बताओ, तो उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर अभी हम कर दें कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे? नेक्स्ट क्लास।